नमस्कार दोस्तों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 10 में विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो हम अपने प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो हमारे पिछले एग्जाम से पूछा हुआ है वो है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए, विद्युत का सुचालक यानी हम कहेंगे वह जिसमें से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जिसमें से होकर विद्युत धारा आसानी से बह जाए ऐसे हमारे पदार्थ कहलाते हैं सुचालक, और जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता उन्हें हम कह देते हैं कुचालक। ठीक है, तो सुचालक कौन होंगे कि वो सभी जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में अपनी विद्युत की सुचालक होती है, साथ साथ द्रव अवस्था में भी विद्युत की सुचालक होती है। जबकि वो जो हमारे लवण हैं, ये लवण अपने जलीय विलयन में या अपनी पिघली हुई अवस्था में मॉल्टन स्टेट में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमें चेक करना है। तो देखिए, गंधक, आयोडीन और प्लास्टिक, ये तो हमारे तीनों ही क्या हैं, गंधक, आयोडीन और प्लास्टिक, ये हमारे नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, तो ये हमारे विद्युत के कुचालक होंगे। लेकिन ग्रेफाइट होने को, तो ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का अपर रूप होता है। क्या है, ये कार्बन का अपर रूप होता है। और कार्बन के 3 अपर रूपों में से एक, 3 कौन कौन से, पहला हीरा, दूसरा आपका ग्रेफाइट और तीसरा होता है आपका फुलरिन। 3 अपर रूपों में से एक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रहे, हीरा जो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन विद्युत का क्या होता है, कुचालक, और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अब ये देखिए, हमें यहाँ पर एक सॉल्ट दिया हुआ है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl। अब हमें क्या करना है, इसका जलीय विलयन बनाना है, यानी मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगा, ये होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। अब ये तो था हमारा लवण, और जैसे ही अपन इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो पानी में घुल करके ये बन जाएगा क्षार, और यहाँ हमारा बन जाएगा अम्ल। ठीक है, क्या बन गया, एक तरफ बन गया एसिड और एक तरफ बन गया बेस। तो अब ये जो क्षार और अम्ल बने हुए हैं, अगर ये दोनों प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल होते, बनने वाले दोनों अगर प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल होते, तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का यह विलयन एक उदासीन विलयन होता। कैसा विलयन होता, उदासीन विलयन होता, जिसका pH कितना हो जाता, 7। लेकिन यहाँ हम चेक कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा क्षार है, ये एक दुर्बल क्षार है। वहीं HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो अगर ये दुर्बल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है, तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ जो विलयन होगा वो अम्ल की प्रबलता के कारण अम्लीय विलयन हमारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार चेक करें। हम जनरली जो हम अपनी लिपियां लिखते हैं, जो हम रिटन वर्क करते हैं, वो हम रिटन वर्क देवनागरी लिपि में राइट से लेफ्ट ना करके लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में करते हैं। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है दाईं से बाईं ओर। दाईं से बाईं ओर यानी हमारा जो जनरल ट्रेंड है उसके अगेंस्ट हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम आवर्त सारणी की बात करें और आवर्त सारणी में अगर हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हम एक आवर्त में गति कर रहे हैं, और एक आवर्त में मूवमेंट के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें उल्टा राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ आना है। तो अगर हम राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए जाएंगे तो क्या होगा, तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो परमाणु आकार हम जानते हैं कम होता चला जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता चला जाता है। क्यों कम होगा, क्योंकि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन समान कोश में जाता है, जबकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो परमाणु आकार घटेगा कब, जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न में हमसे राइट से लेफ्ट, दाईं से बाईं ओर पूछा हुआ है, तो रिस्पेक्टिवली क्या होगा, हम कहेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी परमाणु आकार बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है। अब ये देखिए, हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम धातु का बना हुआ एक फीता, एक रिबन ले लिया,
और अब इस रिबन को हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। किसी भी चीज को जलने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब मैग्नीशियम धातु के इस टुकड़े को हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो जलाने पर क्या होगा, ज्वाला और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस ज्वाला का रंग कैसा होता है ये हमसे पूछा हुआ है। क्या ये पीला या नीला होता है? नहीं, ये कैसी होती है, ये चमकीली उजली ज्वाला हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न हमारा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये दोनों अभिकारक हैं और इन दोनों अभिकारक या रिएक्टेंट की आपस में होने वाली अभिक्रिया से हमें प्राप्त हो रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी उत्पाद हमारे पास बन गया। अब आपसे पूछा हुआ है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। इस अभिक्रिया को हम ध्यान से देखें तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं, जिंक यानी एक धातु कॉपर सल्फेट लवण में से कॉपर धातु को विस्थापित कर देती है। जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट लवण में से हटा दिया, कॉपर को हटा दिया। तो जब एक धातु दूसरी धातु को उसके लवण के विलयन में से हटा देती है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन बोलते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं वियोजन में क्या होगा कि हमारे पास में एक सब्सटेंस है, एक अभिकारक है जिसका नाम हमने कहा AB, और यह अभिकारक अपने से ज्यादा घटकों में टूट गया, A और B में टूट जाता है। तो जब एक अभिकारक से एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं डिसोसिएशन या वियोजन अभिक्रिया। अगर इसका उल्टा पढ़ें, यानी हमारे पास में एक से ज्यादा अभिकारक हैं, दो अभिकारक हमारे हो गए, एक का नाम A दूसरे का नाम B, और दोनों ने मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना लिया, तो इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन मैंने अभी आपको कहा कि एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से सब्स्टिट्यूट कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, उसकी जगह आ जाए, तो इसको अपन विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जब ऐसा दो धातुओं के साथ में एक ही रासायनिक अभिक्रिया में हो तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन कह देते हैं। यहाँ पर केवल एक ही धातु के केस में हो रहा है, इसलिए इसको हमने विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। तो प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नांकित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। सबसे पहले तो यौगिक हम लोगों ने कहा कि वही कोई एलिमेंट A है, कोई एलिमेंट B है, कोई एलिमेंट C है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट यानी कि तत्व किसी निश्चित अनुपात में कंबाइन हो, किसी निश्चित अनुपात में मिले, तो निश्चित अनुपात में जैसे मान लीजिए 1:1:1 में मिले तो इनसे मिलकर क्या बन जाएगा, ABC। ये नया बनने वाला जो सब्सटेंस है इसको अपन कहते हैं कंपाउंड या यौगिक। अगर ये 1:2:1 में मिले तो ये हमारा हो जाएगा AB2C। ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक, जहां रेशो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो कोई भी यौगिक अगर बनाए तो उसमें रेशो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अब देखो यौगिक हमारे होने के बाद में हम कंसीडर करें सहसंयोजक क्या, तो जब ये जो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, अगर इन आपस में जुड़ने वाले एलिमेंट्स के बीच में परस्पर सहसंयोजक बंध है। कैसा बंध है भैया, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक के क्या मायने, जब एलिमेंट A अपना एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट B के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा तो बनने वाला यह बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनों का साझा होना चाहिए। तो अगर सहसंयोजक बंध उपस्थित है तो सहसंयोजक बंध से बने ये यौगिक आपके कहलाएंगे सहसंयोजक यौगिक। लेकिन मान लीजिए एलिमेंट A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये बन गया धनायन, वहीं एलिमेंट B ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया ऋणायन। तो अब इस धनायन और ऋणायन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, धनायन और ऋणायन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो आयनों का आकर्षण बल है, विपरीत आवेशित आयनों का आकर्षण बल है। इसको अपन आयनिक बंध कह देंगे और इस प्रकार बने हुए यौगिक हमारे आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए सहसंयोजक यौगिक कब बनेंगे, जब भाग लेने वाले पदार्थ हमारी अधातुएं होती हैं। कैसी होंगी, अधातुएं। ठीक है, देखो तो यहाँ पोटेशियम हमारी धातु है, तो धातु और अधातु के कॉम्बिनेशन से बना हुआ यौगिक जनरली आयनिक यौगिक हो जाता है। कैसा होता है, आयनिक। तो पोटेशियम क्लोराइड यह आपका आयनिक यौगिक होगा। ऐसे ही देखो सोडियम है यहाँ पर, तो सोडियम क्लोराइड भी क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हमारी धातु होती है। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम भी आपकी धातु है तो बनने वाला यौगिक आयनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम चेक करें, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही अधातुएं हैं और अधातुओं के कॉम्बिनेशन से जो यौगिक बनेगा वो सहसंयोजक यौगिक बनेगा। तो CH4 जिसे हम मेथेन भी कह देते हैं, जिसे हम मार्श गैस भी कह देते हैं, ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, हमारा सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये, मेथेन सहसंयोजक यौगिक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। देखिए, जब हड्डी टूट जाती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर वहां पर क्या करते हैं, एक सफेद सा जो सब्सटेंस होता है, सफेद रंग का जो पदार्थ है, उसे हमारी टूटी हुई हड्डी वाले स्थान पर बांध देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। ठीक है, दैट इस प्रोसेस से क्या होगा कि वो जो हड्डी हमारी टूटी हुई है उसको उन्होंने एक जगह पर फिक्स कर दिया और धीरे धीरे कि वहां पर हमारे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा और हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, फिर से जुड़ने का काम हो जाएगा। अब वो हड्डी हिले नहीं, उसमें मूवमेंट नहीं हो, इसलिए उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सफेद रंग का प्लास्टर उस पर चढ़ा देते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कि इस सफेद रंग का प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस या पदार्थ काम में लिया जाता है। तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, इस वजह से इस सब्सटेंस को अपन बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल हमारा है, एथेन का आणविक सूत्र। अब यहाँ पर हमें इसका आणविक सूत्र दे रखा है, ये हमारा है C2H6। इसमें आपसे कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधों की संख्या पूछी हुई है। तो सबसे पहले तो हम देखो नाम पढ़ें, इसका नाम में क्या लिखा हुआ है, एथेन। अब इस नाम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, तो देखो नाम में पहला लेटर, पहला शब्द हमारा है एथ, जो हमें दिखाता है कि इसमें 2 कार्बन है, और दूसरा शब्द हमारा है जो सफिक्स या प्रत्यय लगा हुआ है वो है एन, ये दिखाता है कि कार्बन परमाणुओं के मध्य में केवल एकल बंध है। तो 2 कार्बन परमाणु हैं और दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध है, बाकी तीनों संयोजकताएं इसकी हमें कंप्लीट करनी है। तो कार्बन की 4 में से रिमेनिंग 3 संयोजकताएं 3 हाइड्रोजन के द्वारा यहाँ पर पूरी हो गई। तो अब हम इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधों की संख्या चेक करें तो देखिए, एक कार्बन का 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सहसंयोजक बंध इस वाले कार्बन के लिए 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही कार्बन नंबर 2 के लिए हमारे पास हो जाएंगे 3 कार्बन नंबर 2 के रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, प्लस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 7 सहसंयोजक बंध हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 सहसंयोजक बंधन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला देखें, सोडियम की परमाणु संख्या है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, सोडियम की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पूछी हुई है। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम देखें कि किसी भी तत्व को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो तत्व को प्रदर्शित करने का स्टैंडर्ड नोटेशन हमारा होता है ZXA से, जिसमें Z हमारा होता है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक हमारे होते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में किसकी, प्रोटॉनों की संख्या। X ये हमारा होता है तत्व का प्रतीक, एलिमेंट का सिंबल, और ये हमारा है द्रव्यमान संख्या। और ये द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये द्रव्यमान संख्या आपकी होती है Z+N, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक है Z, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या आपकी इसके बराबर हो जाएगी। तो अगर कोई हमें बता दे कि सोडियम के नाभिक में कितने परमाणु हैं या कितने प्रोटॉन हैं, तो हम उसका परमाणु क्रमांक डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सोडियम का अगर फॉर्मूला देखें या प्रतीक देखें तो सोडियम का प्रतीक लिखा जाता है 11Na23। इसका मतलब परमाणु क्रमांक या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11। ये सोडियम का हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऐसे ही द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 23, और सोडियम का सिंबल, एलिमेंट सिंबल क्या हो गया, कैपिटल N और स्मॉल a से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो परमाणु क्रमांक हमसे पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या। अब यहाँ देखिए आपको परमाणु क्रमांक यानी Z का मान दे रखा है, Z बराबर 12 है। मैग्नीशियम हम जानते हैं इसका एटॉमिक सिंबल अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा Mg। अब चूंकि इसका परमाणु क्रमांक आपको दिया है और यहाँ हम जानते हैं कोई भी परमाणु जो होगा उस पर कितना आवेश होगा, 0, यानी वो क्या हो जाएगा आपका विद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा। अब यह उदासीन है, उदासीन का मतलब
कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण, और नेगेटिव चार्ज किनकी वजह से? नेगेटिव चार्ज के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं इलेक्ट्रॉन। जहां एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई परमाणु उदासीन है, उस पर कुल आवेश 0 है, तो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। तो अब देखो नाभिक में हमें प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक दे रखा है, मैग्नीशियम हमारा उदासीन है, तो हम कहेंगे इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी 12। अब 12 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम फिल करें तो देखिए पहला कोश जिसको हम के कोश कहते हैं उसमें हो जाएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कोश जिसे हम एल कोश कहते हैं उसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा कोश जिसे हम एम कोश कहते हैं उसमें रिमेनिंग कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब संयोजकता क्या? तो संयोजकता के लिए हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो निकटतम अक्रिय गैस विन्यास को ऑक्यूपाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। निकटतम अक्रिय गैस विन्यास को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। अब ये मैग्नीशियम जैसे ही ये अपने एम कोश में उपस्थित इन 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है, जैसे ही एम कोश में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है, वैसे ही क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास या सेकंड कोश के 8 इलेक्ट्रॉनों वाला विन्यास ग्रहण कर लेता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़े? हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते हैं। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, आयोडीन युक्त नमक है। अब ये देखिए नमक यानी सॉल्ट यानी लवण हमसे पूछा हुआ है, और वो सॉल्ट जिसमें आयोडीन पाया जाता है, तो हम कहेंगे NaCl प्लस KiO3 और NaCl प्लस Ki, ये दोनों ही जो हैं उनमें हमारे क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट में आपकी क्या मिल जाएगा? आयोडीन वाला हो जाएगा और आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। इस आयोडीन युक्त नमक से क्या होता है? आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसको अपन बोलते हैं गलगंड। उसमें क्या होगा? गला जो है वो सूजकर लटक जाता है। गला क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है गले पर या सूजकर लटक जाता है, और उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा? आयोडीन की पर्याप्त मात्रा हमारे भोजन में होनी चाहिए, और उसको अपन किससे? आयोडीन युक्त नमक से कंप्लीट कर लेते हैं। और नमक में आयोडीन की मात्रा को ऑक्यूपाई करने के लिए हम उसमें KiO3 या पोटेशियम आयोडाइड Ki मिला लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? अब ये देखिए पीएच परास, पीएच क्या होता है? सबसे पहले तो हम चेक करें, पीएच किसी भी दिए गए विलयन में H प्लस आयन की सामर्थ्य है। H प्लस आयन की क्या है? सामर्थ्य होती है। तो इसे अपन कहेंगे पीएच। अब किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो देखिए मानव जो रुधिर होता है हमारी बॉडी में, जो लवण को या जो पोषक तत्वों को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का काम करेगा, वो किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर या ब्लड के द्वारा किया जाता है। और इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच लगभग लीस्ट अल्कलाइन यानी कम क्षारीय होता है, इसका मान होता है 7.4। तो इसी पीएच परास पर मोस्ट प्रोबेबल हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन वर्क कर जाएंगे। तो कितना होगा? दैट 7 से 7.8 के बीच में ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। अब ये देखिए एल्क यहाँ पर लिखा हुआ है और एल्क के बाद में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है इन। एल्क यानी ये हमारे रिप्रेजेंट करेगा कार्बन की संख्या को, और इन दर्शाता है कार्बन परमाणुओं के मध्य में उपस्थित डबल बॉन्ड को। अब जैसे ही एक पाई बंध आता है, इस डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बंध होगा, दूसरा पाई बंध होगा। तो जैसे ही एक पाई बंध आएगा, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। किसमें से? एल्केन से। जैसे जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे, और एक पाई बंध आने से कितने? 2 हाइड्रोजन कम होते चले जाते हैं। अब यहाँ देखो हम एल्केन का फॉर्मूला देखें, क्या होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला? यह आपका होता है CnH2n+2। अब हमें किसका फॉर्मूला पूछा है? एल्कीन का पूछा है। एल्कीन का मतलब कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध है, यानी कितने पाई बंध हो गए? एक पाई बंध आ गया। तो जैसे ही एक पाई बंध आएगा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में से 2 की हमें कमी करनी है, यानी फॉर्मूला क्या रह जाएगा? CnH2n रह जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर यही आपसे एल्काइन पूछा जाता
क्या पूछा जाता, एल्काइन। तो अब इस एल्काइन में हम क्या कहेंगे, देखो इसमें सफिक्स लगा हुआ है आइन। क्या लगा हुआ है, आइन। और आइन का मतलब कार्बन परमाणुओं के मध्य में त्रिबंध उपस्थित है। तो 3 में से एक बंध तो हो गया सिग्मा और बाकी के 2 बंध क्या हो गए, पाई। अब एक पाई बंध के लिए 2 हाइड्रोजन कम होंगे, तो 2 पाई बंध के लिए कितने, 4 हाइड्रोजन परमाणु हमें कम करने होंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 में से अगर आप 4 हाइड्रोजन घटाएंगे तो ये हो जाएगा CnH2n-2। ये आपके एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता। प्रश्न में हमसे एल्कीन पूछा है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़े। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अब तो यहाँ पे हमसे केवल एक कंपाउंड है जिसका नाम लिखकर दे दिया, इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा है। तो हम जानते हैं ग्लूकोज जिसमें 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और ये मोनोसैकेराइड है। कैसा है ये, मोनोसैकेराइड है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6, रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 6। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, C6H12O6 इसका अणुसूत्र हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 के लिए सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अभी देखिए ऊर्जा के स्रोत का मतलब हम कहेंगे वे पदार्थ जिनको जलाने पर या जिनके दहन से, जिनको जलाने पर या जिनके दहन से मानव उपयोगी ऊष्मा उत्पन्न होती है। मानव के उपयोग के लिए जो ऊर्जा है वो अगर उत्पन्न होती है तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, फ्यूल या ईंधन कहलाते हैं, ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत तो लकड़ी भी है, ऊर्जा का स्रोत तो कोयला भी है और ऊर्जा का स्रोत तो प्राकृतिक गैस भी है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा हुआ है स्वच्छ। तो स्वच्छ का मतलब हम क्या कहेंगे, स्वच्छ का मतलब है जिसको जलाने पर किसी भी तरीके का पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होता, वायुमंडल को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, ऐसे सब्सटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत कहलाते हैं। तो देखो लकड़ी और कोयला जब इन दोनों को जलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य सल्फर के ऑक्साइड हमारे यहाँ पर रिलीज होते हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस को जलाने पर प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला चेक कीजिए, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो देखिए अगर हमें वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, गैस वेल्डिंग करने के लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, गैस वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग करते हैं। जब हम ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग करेंगे तो देखो ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी C2H2 इथाइन का हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो गैस वेल्डिंग के लिए O2 + C2H2 गैस का उपयोग करेंगे। तो यह मेथेन CH4 नहीं होती, एथेन C2H6 नहीं होता, एथीन C2H4 भी नहीं होता, ये C2H2 है, इसको अपन क्या कहेंगे, एथाइन कह देते हैं। तो वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। जो फ्लेम हम काम में लेते हैं, एसिटिलीन के साथ में ऑक्सीजन उसमें मिक्स होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कह देंगे। अगला देखिए, कैथोड किरणों में उपस्थित रहते हैं। अब ये कैथोड किरणें क्या है, तो हम याद करें कि जब किसी भी दिए गए परमाणु में पाए जाने वाले कणों की खोज की गई तो कणों की खोज करने के लिए एक विसर्जन नलिका का उपयोग किया गया। जो कांच की बनी हुई विसर्जन नलिका में 2 मेटल की रॉड या इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, जिन पर हम लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगा देते हैं। कितना, 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाते हैं। और 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाने के बाद में जब हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड के पीछे किसी ल्यूमिनेसेंट मटेरियल या प्रतिदीप्ति पदार्थ की कोटिंग कर देते हैं, और ये प्रतिदीप्ति पदार्थ आपका जनरली जिंक सल्फाइड होता है, तो इस प्रतिदीप्ति पदार्थ की कोटिंग करने पर हमें यहाँ पर क्या, चमक उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। अब इस चमक का जब कारण ढूंढा गया तो चमक का कारण में पता चला कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड, इससे कुछ किरणें या तरंगे निकलती हैं जो एनोड को क्रॉस करके एनोड के पीछे की तरफ इस प्रतिदीप्ति पदार्थ से टकराती हैं, और इस टकराने की वजह से चमक उत्पन्न होती है। तो किरणें कहाँ से चल के जाती हैं, कैथोड से चलकर जाती हैं, इसी वजह से इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। ठीक है, और इन कैथोड किरणों की कणीय प्रकृति को चेक करने के लिए यहाँ पर एक व्हील, एक पहिया लगाया गया और देखा गया
कि जब इस पहिए को मार्ग में फिक्स करते हैं तो यह पहिया कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाता है। और चूंकि यह पहिया कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, अपने आप घूम रहा है, यह दर्शाता है कि कैथोड से निकलने वाली जो किरणें हैं वो कणों से मिलकर बनी हुई है, और इन ऋणावेशित कणों को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने का जो एक्सपेरिमेंट था, ये सबसे पहले 1896 में जे थॉमसन ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये किस में पाए जाते हैं? कैथोड किरणों में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? अब ये देखो हमने पढ़ा था, देख प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका उपयोग जहां हड्डियां टूटती हैं उस हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर जो लगाया जाता है उसमें किया जाता है। इसका फॉर्मूला अगर हम कहें तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, तो हाफ को हम कहेंगे हेमी, और हेमी H2O को अपन कहेंगे हाइड्रेट, तो हेमी हाइड्रेट, और ये क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका रासायनिक नाम हो जाता है। अगला देखें, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? अब ये हमें एथिल अल्कोहल बनाना है, तो एथिल अल्कोहल देखिए ये हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला था इसका? C6H12O6। अब ग्लूकोज का जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पूर्ण ऑक्सीकरण होने से यहाँ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में हमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इस अभिक्रिया का उपयोग सभी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले सजीव यानी कि हम लोग करते हैं, और इस ऊर्जा को हम अपने श्वसन के बाद में काम में ले लेते हैं। लेकिन जिन सजीवों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन होता है, उन अवायवीय श्वसन करने वाले सजीवों में ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। और अवायवीय श्वसन की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोल देते हैं? किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। अब व्यापारिक उत्पादन अगर हमें इथाइल अल्कोहल का करना है तो कुछ स्पेशल एंजाइम की हेल्प से हम ग्लूकोज का किण्वन सजीवों के बाहर भी करवा देते हैं, उससे हमें क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये इथाइल अल्कोहल प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाता है। ठीक है, बाकी उपचयन को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हम करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं। अपचयन का मतलब हम कहेंगे हाइड्रोजन का ऐड करना, हाइड्रोजन को जोड़ना। भर्जन यह अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग काम में लेते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। बाकी एथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन करने के लिए जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन या किण्वन कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? अब देखिए हमने एक धातु ली M, और उस धातु का मान लीजिए कोई सॉल्ट या लवण हमने ले लिया MX। अब हमने लोहे के द्वारा इस धातु को विस्थापित करना है, यानी हम चाहते हैं कि ये बन जाए FeX प्लस वो धातु सेपरेट हो जाए। तो लवण में से आयरन उस धातु को डिस्प्लेस कर सके, इसके लिए पहली और इकलौती शर्त है कि धातु M की क्रियाशीलता आयरन से कम होनी चाहिए। विस्थापित होने वाली धातु की क्रियाशीलता अगर आयरन से कम है तो आयरन इसको विस्थापित कर पाएगा, और अगर क्रियाशीलता ज्यादा है तो आयरन इसको विस्थापित नहीं कर सकता। अब हमें चेक करना है कि इन सब धातुओं में से वो कौन सी धातु है जिसकी क्रियाशीलता आयरन से कम है, तो हम धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे, और उस क्रियाशीलता श्रेणी को देखने पर हमें पता चलेगा कि कॉपर या तांबा जो धातु है उसकी क्रियाशीलता आयरन से कम होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, कली चूने का रासायनिक सूत्र है। अब आपसे कली चूना जो हमारे घरों पे सफेदी की जाती है उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो कली चूना जो है इसका फॉर्मूला हमारे हो जाएगा कैल्शियम का ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिरका। सिरका इसको व्यापारिक नाम हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका जो है उसमें हमारा एसिटिक एसिड या CH3COOH पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड ये जो हमारा होता है वो लाल, ये जो होता है ये लाल चींटी या फॉर्माइका जिसको अपन बोलते हैं उनके फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट होता है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा HCl हो जाता है, और गंधक का अम्ल
ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। तो विनेगर जो चाउमीन में हम काम में लेते हैं, सिरका, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, या ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक परत को लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। हम जानते हैं अगर हमने लोहे का कोई सब्सटेंस बनाया हुआ है और इसको अपन वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ दें, तो लोहे के किसी पदार्थ को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर लोहे का ऑक्साइड बन जाएगा, और ये जो प्रोसेस है उसको अपन कहते हैं जंग लगना या रस्टिंग। अब हमें क्या करना है कि भाई लोहे को जंग लगने से बचाना है, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हमने क्या किया, लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी। अब जिंक की क्रियाशीलता लोहे से ज्यादा होती है, तो क्या होगा, जब क्रियाशीलता को अपन करेंगे तो जिंक पहले विघटित हो जाएगा और लोहा बाद में विघटित होगा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैल्वनीकरण, और इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, लोहे को जंग लगने से बचा लेते हैं। तो लोहे पर जिंक की कोटिंग करने का जो प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्न पदार्थों में चालक, अब चालक कहें या सुचालक कहें या विद्युत धारा का चालक कहें, एक ही बात है। तो हमने कहा कि भाई चालक जो होते हैं वो क्या होती है, या तो आपकी धातुएं होंगी, धातुएं ठोस अवस्था में, पिघली अवस्था में हमेशा विद्युत के सुचालक होती हैं, या फिर आपके जो लवण हैं वो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो चेक कीजिए, धातुएं हमारी विद्युत के सुचालक होती हैं, तो कांच, अभ्रक, चीनी मिट्टी, इनमें से कोई भी हमारी धातु नहीं है। एल्यूमिनियम धातु है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या हो जाएगी, विद्युत की सुचालक हो जाती है। अगला देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा हम दो तरीके से प्राप्त करेंगे, एक तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, जो हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है किसमें, सूरज में। जो हमारी सन है, उस सन में क्या होगा कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के आपस में हीलियम के परमाणु का निर्माण किए जा रहे हैं, और इसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संलयन की ऊर्जा कहलाती है। दूसरा क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा, और नाभिकीय विखंडन में क्या होगा कि एक बड़ा नाभिक जो है वो टूट करके दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और साथ में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो एक बड़े नाभिक का छोटे छोटे दो नाभिकों में टूट जाना प्रोसेस कहलाएगा नाभिकीय विखंडन, और इससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में हम उपयोग करते हैं किसका, यूरेनियम का। यूरेनियम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो इसका एलिमेंट सिंबल होता है यूरेनियम का कैपिटल यू, और 235 इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो यूरेनियम 235 जो है, इसका नाभिकीय विखंडन जब हम करवाते हैं न्यूट्रॉन से, किससे, न्यूट्रॉन से, तो इसके विखंडन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में हम कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, खड़िया या चूना जो होता है उसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछा हुआ है। तो खड़िया जो होती है वो हमारा हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हमारे खड़िये का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम कार्बोनेट इसको अपन बोलेंगे, सोडियम का कार्बोनेट हमारा हो जाएगा, जिसको अपन धावन सोडा कह देते हैं। कब, जब इसमें 10 जल के अणु और जुड़े हुए होते। साथ ही ये हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको अपन बोल देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। अभी देखिए धातुओं के बारे में हमने कुछ उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, धातुओं में स्पेसिफिक चमक पाई जाती है। धातुओं को अगर हम पीटें तो पीट करके इनकी चादर बना सकते हैं, धातुओं को अगर अपन खींचें तो खींचकर इनका तार बना सकते हैं। धातुओं को पीटने पर एक आवाज होती है, धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसी में से एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमसे पूछा गया है कि वो कौन सी धातु है जिसको खींचकर उसका सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ठीक है, हम जानते हैं सोना या गोल्ड जो ऑर्नामेंट के लिए उपयोग किया जाता है उसको तन्यता सबसे ज्यादा होती है, और अगर हम 1 ग्राम सोना लें तो उस 1 ग्राम सोने से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, तो सोना जो होगा वो सबसे ज्यादा तन्य धातु हमारी हो जाती है। अगला देखिए, पेंटेन। अब यहाँ देखो पेंटेन हमें नाम लिख के दिया हुआ है, तो पेंटेन शब्द में हम देखें, सबसे पहला लिखा हुआ है पेंट यानी कार्बन परमाणु की संख्या हो गई 5, उसके बाद लिखा हुआ है एन यानी कार्बन परमाणु के मध्य क्या हो जाएगा, एकल बंध हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असाइन करें तो क्या हो गया, C, और यहाँ सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से बंधित हैं,
फिर कार्बन परमाणुओं के मध्य में यहाँ इनकी संयोजकता 4 को कंप्लीट करें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा C5H12। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसके कितने समावयवी संभव है। तो देखिए हमने देखा कि एक समावयवी तो हमारा यही हो गया जिसमें 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। अगर 5 की बजाय 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती तो ये हमारे समावयवी, जिसका फॉर्मूला हो जाता CH3CH3CH2CH3, इसको अपन बोलेंगे आइसोपेंटेन, समावयवी नंबर 2। और इसका तीसरा समावयवी क्या हो सकता था कि यहाँ पर हम कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला में केवल 3 ही कार्बन परमाणु रखते हैं और उसके चारों तरफ अपन क्या जोड़ देते हैं, CH3 जोड़ देते हैं। तो ये हमारा इसका तीसरा समावयवी, जिसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। तो पेंटेन के कितने, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या 3 संरचनात्मक समावयवी हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मेलाकाइट किस धातु का अयस्क होता है। तो मेलाकाइट अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। तो ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा Cu2CO3 CuOH का होल ट्वाइस। तो इसमें कौन सी धातु आई, कॉपर धातु आती है। तो मेलाकाइट किसका, कॉपर का अयस्क हो जाएगा। बाकी अयस्क के बारे में हम जाने तो अयस्क क्या है, यह एक प्रकार का खनिज है जो खदानों से खोदकर निकाला गया है, जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं। और इससे जो शुद्ध धातु प्राप्त करने का प्रोसेस है वो सस्ता होना चाहिए, वो आसान होना चाहिए और धातु की उत्पत्ति या उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में होना चाहिए। ऐसे धातु के खनिज को हम उसका अयस्क कह देते हैं। तो मेलाकाइट कॉपर धातु का हमारा अयस्क हो जाता है। अगला देखें, अभिक्रियाशीलता समूह CO। अभी देखिए CO में हमने कहा कार्बन की जो है वो 4 संयोजकताएं होती हैं, 4 में से 1 संयोजकता, 2 संयोजकता और रिमेनिंग 2 में से दोनों संयोजकताएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के काम आ गए। इस अभिक्रियाशीलता समूह या क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो इस क्रियाशीलता समूह को हम कहेंगे कार्बोनिल समूह, जहां कार्बोनिल समूह में हमारे दो क्रियात्मक समूह आते हैं। एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा आपका हो जाता है कीटोन। एल्डिहाइड में क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन की 2 में से 1 संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर दी जाएगी और कीटोन में कार्बोनिल की दोनों संयोजकताएं वो मुक्त रहती हैं, वो फ्री रहती हैं, जो एल्किल समूह द्वारा कंप्लीट की जाती हैं। तो कार्बोनिल जाने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। ठीक है, बाकी अल्कोहल ये आपका हो जाएगा OH समूह और ईथर ये आपका हो जाएगा इस वाला क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं मुक्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पिछले परीक्षा में आए हुए कुछ 30 प्रश्न थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।